हम भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इसको पढ़ने जा रहे हैं। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। जिस समय तक 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कानून, एक्ट्स अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। और जब उसने स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में लिया, तब भी उसने भारत के शासन के लिए विभिन्न कानून बनाए। उन सभी आदेश पत्रों और कानूनों को हम भारत के संवैधानिक विकास में सम्मिलित करते हैं। यथा भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1853 तक रहा, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, जिसमें 1858 से 1947 का कार्यकाल समयकाल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। 1600 ईस्वी का चार्टर या राजलेख। भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया गया, जिसे सन 1600 ईस्वी का राजलेख कहा गया। इसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसके शिखर पर गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। 1726 का राजलेख। इस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में निहित थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, वहां से देखते हैं हम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे, इंग्लैंड व भारत। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं थी, निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा स्वत्वधारी मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार की अंग थीं। पूर्ववर्ती संस्था इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। इसमें 24 निदेशक होते थे। इनका चुनाव प्रतिवर्ष स्वत्वधारी मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा किया जाता था। निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। अध्यक्ष कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। अब इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यावधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। साथ ही यह उपबंधित किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या 24 के 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। पुनश्च कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों। ज्ञातव्य है कि इस एक्ट के पहले कंपनी के निदेशक मंडल का चुनाव कंपनी के 500 पाउंड के अंशधारियों द्वारा होता था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात बंगाल यानी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया।
कितने सदस्य? 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया और निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। कार्यकारिणी परिषद के अन्य 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। अधिनियम के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा हिम्फे को मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव के आधार पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इसे संशोधनात्मक अधिनियम अमेंडिंग एक्ट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 की भी संज्ञा से अभिहित किया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। पहला रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया। याद रखिएगा 1781 में ये किया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद अब जो नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी। पुनश्च 5,000 पाउंड या अधिक मूल्य के मामले सपरिषद ब्रिटिश सम्राट के अधीन भेजे जा सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया तथा स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानूनों को प्रवर्तित करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर दिया। इसका उद्देश्य सरकार को सुदृढ़ बनाना था। इसने राजस्व की समस्या का भी समाधान किया एवं राजस्व मंडलों की स्थापना की। साथ ही भारत में कानून बनाने और उनके क्रियान्वयन में भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात पर भी बल दिया। आइए यहाँ तक के इम्पोर्टेंट सवाल को देखते हैं हम लोग जो एग्जाम में आ सकते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? सूरत से। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में निहित किया गया? सन 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, वार्नेल। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं 24 सदस्यीय परिषद में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? 4 सदस्य। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हिम्पे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में।
ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? इल्बर्ट ने। अब हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। याद रखिएगा, पहला वैधानिक दस्तावेज, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। कैसे क्षेत्र? ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य अधोलिखित हैं। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनैतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ध्यातव्य है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। 6 सदस्यों में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार जब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, प्रथम कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत के प्रशासन तथा सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु तो इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, गिफ्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। उक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। 1793 का चार्टर एक्ट। उससे पहले हम अभी तक के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको करते हैं। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया? चार्टर एक्ट 1793। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1793 का राजलेख के तहत। ईसाई मिशनरियों को भारत में
धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख द्वारा प्रदान करता है? 1813 का राजलेख। कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को किस राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1813 के राजलेख द्वारा। 1813 के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई? 1 लाख रुपए। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। ये भी जाने। रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1783 में डंडाज अधिनियम और पुनश्च नवंबर 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया, किंतु उपरोक्त दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके। अतः फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। ध्यातव्य है कि किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का यह प्रथम और अंतिम दृष्टांत है। तदोपरांत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, याद रखिएगा। सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। 1813 का राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक ईसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर यह राजलेख पारित किया गया था। इस चार्टर द्वारा कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? ध्यान रखिएगा। 1813 का चार्टर राजलेख द्वारा क्या किया गया? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। यानी चीन के साथ कौन व्यापार करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और चाय पे एकाधिकार किसका रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। म्युनिसिपल टैक्स या इस तरह के छोटे मोटे टैक्स किसको लगाने का अधिकार दिया गया? स्वायत्त शासी संस्थाओं को। ध्यातव्य है कि इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य हो कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। 1833 का राजलेख। 1813 के चार्टर अधिनियम के पश्चात भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823, 1829 में अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किया, किंतु ये अधिनियम वांछित सफलता न दे सके। अतः 1833 में तीसरा चार्टर अधिनियम पारित कर अधोलिखित प्रावधान किया गया। यथा कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। कब किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट पर।
सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाता था। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनैतिक दायित्व सौंपा गया। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा अंततः 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। दास प्रथा को कब विधि विरुद्ध किया गया? 1833 के माध्यम से, और इसका उन्मूलन कब किया गया? 1843 में। याद रखिएगा डेट। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस पे इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के राजलेख में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, और 1843 ईस्वी में इस पर रोक लगा दी गई। क्या आप जानते हैं 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम द्वारा निर्मित विधियां अधिनियम कहलाती थीं। दूसरे शब्दों में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधि को अधिनियम कहा जाता था। 1853 का राजलेख भारतीय शासन ब्रिटिश कालीन के इतिहास में अंतिम चार्टर राजलेख था। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ। इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ को बनाया गया, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे। आगे देखते हैं, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक द्वारा, शारदा एक्ट के माध्यम से। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकी एवं विधायी कृतियों को पृथक किया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 ईस्वी में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब देखते हैं 1853 का राजलेख। 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन के समाप्ति की मांग तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति
आवश्यक थी। ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। यह एक्ट भारतीय शासन के ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर राजलेख था। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। अभी तक आप देख रहे थे भारतीय शासन अधिनियम, ठीक, लेकिन अब भारत सरकार नाम से आ रहा है। 1857 की क्रांति के बाद ये पहला अधिनियम था। लॉर्ड पॉम्पटन ने 12 फरवरी 1858 को भारत में अच्छे शासन और दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद के प्रमुख प्रस्तुत किया, किंतु कतिपय कारणों से पॉम्पटन को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। यह भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधान की शर्तें अधोलिखित थीं यथा इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। डायरेक्टरों की सभा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और अधिकार सभा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया गया। भारत सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा, भारत परिषद, इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन को तथा शेष 7 सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया। परंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक था कि 15 में से कम 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कार्य कर चुके हों तथा अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो। शासन के इस भाग को भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित करके गृह सरकार, होम गवर्नमेंट का नाम दिया गया। भारत सचिव इसकी परिषद के सदस्यों का वेतन व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। उनको पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था। भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। इस परिषद का निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इसमें भारत मंत्री को सामान्य मत देने का अधिकार था। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर समान मत होने की दशा में उसे एक अतिरिक्त मत, निर्णायक कास्टिंग वोट देने का भी अधिकार था। भारत सचिव को गवर्नर जनरल, वाइसराय के आवश्यक एवं गुप्त पत्र अपनी परिषद को बिना बताए भेजने या प्राप्त करने का भी अधिकार था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को ठुकरा सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी पड़ती थी। भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय को भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायसराय कहा गया। भारतीय शासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने सपरिषद भारत मंत्री तथा भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के मध्य विभाजित कर दिया। भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। याद रखिएगा, संवैधानिक विकास का सूत्रपात 1861 अधिनियम द्वारा किया गया।
इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन या उदार निरंकुशता, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से अधोलिखित व्यवस्थाएं की गई थीं, यथा गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। उसे किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणियों के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को 9 को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार, धर्म और स्वत्वाधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्राप्त प्रदान किया गया। भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों एवं वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद काउंसिल में से 6 से 12 सदस्य की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया, जो सभी मनोनीत थे। ये सदस्य उसे कानून निर्माण में सहायता करने लगे थे। इनमें से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था और इनका कार्यकाल 2 वर्ष था। इन सदस्यों को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार न था। गवर्नर जनरल को इनकी राय को ठुकराने, वीटो का पूर्ण अधिकार था। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। कैनिंग ने विभिन्न विभागों भिन्न-भिन्न सदस्यों को दे दिए, जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। मद्रास एवं बम्बई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। कहते हुए कि प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैधता को प्राप्त होता था। बाद में इसी एक्ट के अधीन बंगाल, उत्तरी पश्चिम एवं पंजाब में क्रमशः 1862, 1886, 1897 ईस्वी में विधान परिषदों की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से 1861 ईस्वी का अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया, क्योंकि प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। साथ ही इसके द्वारा बंबई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण करने की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था की गई तथा इस अधिनियम के केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई? भारत मंत्री एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। भारत परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? 8 सदस्य सम्राट द्वारा तथा 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने।
भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन हैं? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इन्हें भी जाने। लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में प्रस्तुत विधेयक, जिसमें मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दिया गया, को इल्वर्ट बिल कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को परिषद द्वारा अधिक कुशलता से कार्य संपादन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए, उसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल, तथा जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब वायसराय कहलाता था। 1861 से आगे का जो एक्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।